बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम विश्व में मानव प्रजातियों का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास स्थान कहाँ कहाँ पर पाया गया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था। यह हम पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क जो है, प्राज्ञ मानव का जो मस्तिष्क है वो बड़ा होता था। जबड़े बाहर की ओर और कम निकले होते थे। जो आपका आधुनिक मानव है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। दांत छोटे होते थे और उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता था। जबड़ों और दांतों में हुआ परिवर्तन उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित है। तो आप चित्र देख सकते हो होमो का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। दांत अंदर की साइड है, जबड़ा भी अंदर की साइड है, मस्तिष्क थोड़ा बड़ा है जो बुद्धि का परिचायक है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये होमो का आधुनिक मानव की खोपड़ी है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी है तो वो बुद्धि का प्रतीक है, याददाश्त का प्रतीक है, अच्छी आकार का प्रतीक है। जबड़ों और दांत भी जो है वो अंदर हो गए तो वो उसके खान पान के संबंध के बारे में जानकारी दे रहा है। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास देखिए, सबसे पहले 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व जो मानव है वो कहाँ रहता था, तो वो अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेशों में 50,000 से 10 लाख वर्ष पूर्व मानव जो है वो अफ्रीका के सहारा के इलाकों में प्रदेशों में मिला। और वहाँ कौन कौन सी प्रजातियाँ मिली है, तो आप देखो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलोपिथिकस यहाँ पर मिला है सहारा के प्रदेशों में। और प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस जो अपने दो पैरों के बल पर सीधी खोपड़ी करके चलते थे, वो भी यहाँ पर अफ्रीका के सहारा के प्रदेशों में मिले हैं। फिर 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व की बात अगर हम करें तो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के जो मध्य अक्षांश और के क्षेत्र है वहाँ पर मिली है मानव प्रजाति। वहाँ कौन कौन मिले हैं? होमो इरेक्टिस, आद्य होमो सेपियंस और निएंडरथल मानव, और होमो सेपियंस यानी प्राज्ञ मानव और आधुनिक मानव, ये यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, फिर देखिए आप आगे। उसके बाद 45,000 वर्ष पूर्व जो है वो मानव की प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में मिली है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन मिले हैं, तो ये आधुनिक मानव मिले हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद देखिए 40,000 वर्ष से अब तक जो है उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, यहाँ पर जो है आपको बाद वाले निएंडरथल और आधुनिक मानव मिला है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी रेगिस्तान और वर्षा वन यहाँ पर निवास स्थान के रूप में मिले। फिर आप देखिए, मानव के क्रमिक विकास की आधुनिक कहानी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक कहानी, मॉडर्न टाइम का जो मानव है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ कहाँ मिले, तो अफ्रीका में ही आपने पढ़ा था। इथोपिया आप चित्र में देख चुके हैं। इथोपिया ओमो किबिश, ये 1,95,000 से 1,60,000 के बीच में जो है इथोपिया में ये ओमो किबिश जीवाश्म मिला। दक्षिण अफ्रीका में बोडा गुफर दी कैल्डर्स क्लासिस नदी का मुहावना, यहाँ पर ये मिला। 1,20,000 से 50,000 वर्ष पूर्व का जीवाश्म मिला है यहाँ पे। मोरक्को दर एस सुल्तान, ये आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला। 70,000 से 50,000 दर। इजराइल कफ जेह स्कूल यानी 1,00,000 से 80,000 के बीच। ऑस्ट्रेलिया मुंगो लेक यानी मुंगो झील 45,000 से 35,000। बोर्नियो नियाहा गुफा और 40,000। फ्रांस क्रोमेगन लेस आइजिस के पास 35,000 यानी प्राचीनतम जीवाश्म जो आधुनिक मानव के, वो इतने पुराने यहाँ पर मिले हैं। आइए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। यदि आप इस तालिका पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य में हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले। इससे ये प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है? मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या ये केंद्र एक ही है अथवा बहुत सारे हैं? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत सारे वाद विवाद बहस हुई है। इस विषय पर दो मत प्रचलित है जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यानी कॉन्टिन्यूटी मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में
अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ये मानता है कॉन्टिन्यूटी मॉडल। और दूसरा मॉडल है रिप्लेसमेंट मॉडल, प्रतिस्थापन मॉडल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान यानी अफ्रीका में हुआ है। तो आपका जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो तो कहता है अफ्रीका में हुआ है मनुष्य का जो उत्पत्ति है, और जो आपका कंटिन्यूटी मॉडल है, निरंतरता मॉडल, वो कहता है कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, विविधता पर आधारित है ये। कुल मिला के मानव में दिखने वाले लक्षणों और क्षेत्रीय विविधताओं में दिखने पर आधारित है। मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ, वो उससे पता चलेगा। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यानी जो अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय कंटिन्यूटी मॉडल। तो ये कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमोसेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। ये तर्क आज के मनुष्य के गुणों को विभिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपर्युक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गिस समुदाय में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। तो ये असमानताएं देखने को मिलती हैं, जो कि हमने क्षेत्रीय यानी कि जो अपना कंटिन्यूटी मॉडल है, क्षेत्रीय निरंतर मॉडल, उसके अंतर्गत हमने इस चीज़ को देखा। अब हम इन दोनों मॉडलों के बारे में बात करेंगे, क्षेत्रीय और रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। एक तो कहता है प्रतिस्थापन, तो कहता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में ही हुई है, और दूसरा कहता है कि अलग अलग क्षेत्रों में मानव की उत्पत्ति हुई है। तो आइए इन दोनों के मॉडल को समझते हैं। प्रतिस्थापन मॉडल जो है बच्चों, रिप्लेसमेंट मॉडल, जो कि ये कहता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया है। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक उत्पत्ति मूलक समरूपता दिखाई देती है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज, ये जो मानव है, इनमें समानता इसलिए पाई जाती है कि इनके जो पूर्वज है वो एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में पैदा हुए। ये बात हमें प्रतिस्थापन वाले बोलते हैं। ठीक है, और वहीं से अन्य स्थानों की ओर ये लोग गए हैं एक ही जगह से। आधुनिक मानव के उन जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इन इथोपिया में ओमो के स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं। इथोपिया में जो मिले हैं वो भी इस मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है, उनका कारण इन लोगों को परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में और अंतोगत्वा वहीं स्थायी रूप से बस गए। तो ये बात प्रतिस्थापन मॉडल के अंतर्गत समझाई गई है। फिर आप चित्र देखिए नीचे, ये प्रतिस्थापन मॉडल का चित्र है बच्चों, जिसमें आप देख रहे हैं अफ्रीका, यूरोप और एशिया। इनका कहना है कि मानव जो है वो अफ्रीका में ही पैदा हुआ है और उसके बाद वो यूरोप और एशिया के क्षेत्र में चला गया है। ठीक है, ये बात इसमें समझाई गई है। और उसके बाद आप दूसरा देखिए, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ये मॉडल ये बताता है कि मानव की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। एशिया में हुई, अफ्रीका में हुई और यूरोप में हुई। तो 3 अलग अलग यानी अलग अलग क्षेत्रों में हुई है, इसलिए क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल दिखाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगला हेडिंग जो है वो है हमारा, वो क्या कहना चाह रहा है कि आदिकालीन मानव और उसके भोजन प्राप्त करने के तरीके भी देख लीजिए आप। अब तक हम आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और ये देखते रहे कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया। लेकिन इन सबके अलावा मानव जीवाश्म के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखिए कि इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। तो हम इनका अध्ययन करते हैं। आदिकालीन बहुत सिंपल है। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे बच्चों, संग्रहण करके, गैदरिंग करके, शिकार करके और अपमार्जन करके, मछलियाँ पकड़ना, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, बीज, गुठलियाँ, बेर और फल, कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है बच्चों।
देखने को बहुत कम मिलता है साक्ष्य संग्रहण के बारे में, अनुमान लगा सकते हैं केवल। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिले, पर पौधों के जीवाश्म दुर्लभ ही मिल पाए हैं। ठीक है, पौधे कम मिले हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन ही मिल पाया है। ठीक है, और इन प्रक्रियाओं का, क्योंकि इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने ज़माने के संबंध में कार्बनिक बीजों के साक्ष्य नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से पौधों का जीवाश्म बड़ी मुश्किल से मिला है। हड्डियों के जीवाश्म बहुत मिले हैं लेकिन पौधों के नहीं मिल पाए। ठीक है, हाल ही के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। शिकार, ठीक है, चर्चा बना रहा। फिर देखिए, अब अधिकाधिक रूप से ये सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमोनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरच कर निकालने लगे। जो जानवर अपने आप मर जाते या किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे। ये भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमोनिड छोटे स्तनपायी जानवरों, चूहे, चुकंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों आदि कीड़े मकोड़ों को ये स्वयं ही खा जाते थे, तो इनके अवशेष मिलना मुश्किल थे। शिकार शायद बाद में हुआ, लगभग ये आपस में एक दूसरे को खा जाते थे, तो कुछ है, शिकार वाली बात नहीं नजर आती यहाँ पे। लेकिन शिकार बाद में शुरू हुआ है। शिकार शब्द लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करना। सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है। वे हैं, सबसे पहला दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख साल दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख साल पहले का, और जर्मनी में शोनिंजन से 4 लाख साल पहले का जो है 2 एग्जाम्पल अपन ने पढ़े। दक्षिणी इंग्लैंड से बॉक्स ग्रोव से 5 लाख साल पहले शिकारियों का एक स्थल मिला, और जर्मनी में शोनिंजन से 4 लाख साल पहले का एक जो है मिला है। मानचित्र में देखेंगे इसको। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियों मिलने से पता चलता है लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीकों से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से भी मिला है बच्चों। ठीक है, यूरोपीय खोज स्थलों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे नदी के पास दोलिनी वेस्तोनाइस, ये चेक गणराज्य का चित्र आप देख रहे हैं, उसको सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। आप इसमें देखिए, दोलिनी वेस्तोनाइस, ये चेक गणराज्य का स्थान है। यहाँ मछली पकड़ने के जो नदी के आसपास का क्षेत्र है, और कुछ स्थल यहाँ पर मिले हैं। सोच समझकर शिकार के लिए चुना गया स्थल है दोलनी वेस्तोनाइस। ठीक है, चेक गणराज्य के पास का है। और ये शोनिजन घाटी, निएंडर, जर्मनी, और ये आपकी ये बॉक्स ग्राव, आपने जो ऊपर 2 नाम पढ़े थे, ये 2 स्थान दक्षिणी इंग्लैंड का इलाका है। दक्षिणी इंग्लैंड का बॉक्स ग्रोव, यहाँ पर 5 लाख साल पहले जो है शिकार के लिए स्थल मिला है। और दूसरा जर्मनी में शोनिंजन है, ये आपका जर्मनी यहाँ पर, तो जर्मनी में शोनिंजन घाटी है, यहाँ पर 4 लाख साल पहले ये जो शिकार पकड़ने का स्थान मिला है। उसके अलावा मछली के लिए दोलनी वेस्तोनाइस स्थान के बारे में हमने पढ़ा, और मछलियों की हड्डियों भी यहाँ पर मिली है। ये यूरोप है, यूरोप का स्थान है। यहाँ पर नदी के किनारे दोलिनी वेस्तोनाइस चेक गणराज्य के चित्र को आप देख रहे हैं, शिकार के लिए चुना गया। उसके अलावा रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में उस नदी के पार जाते थे, और उनका बड़ा पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में जानते थे, उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठे करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं अलग अलग होती थी। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर भरण पोषण करते थे। स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संकलन करते थे। लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परिवर्ती अनुभागों में देखेंगे,
अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं करना संभव नहीं है।